जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो हमारा उपसर्ग का है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है उपसर्ग का। उपसर्ग शुरू कर दिए हैं, आज हमारा दूसरा वीडियो है। उसमें हमने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग बताए हैं और जो शुरुआत है उसमें बताया है कि किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कैसे उपसर्ग को पहचाना जाता है और उपसर्ग क्या होते हैं। शब्दांश होते हैं जिन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। ये उपसर्ग का दूसरा भाग है। इसमें हम संस्कृत के कुछ जो महत्वपूर्ण उपसर्ग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ संस्कृत के ही उपसर्ग हमने पिछले वीडियो यानी कि जो पहला वीडियो है उसमें डाल दिए हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत के अन्य उपसर्ग यानी कुछ और अन्य उपसर्ग जो हमारे हिंदी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है अंतर। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो अंतर है वो अंतर एक तो वह होता है जिसमें लास्ट में र में हलंत होता है और एक यह है जिसमें हलंत नहीं, पूरा र है। तो इस प्रकार का जो उपसर्ग है वह कुछ इस तरह के शब्दों में लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय व अंतर्राज्यीय। देखो, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्जातीय। और इसी प्रकार से जो अंतर शब्द है जिसमें हलंत होता है उससे भी बनने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे अंतर्गत, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो उन्हें भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो अंतर शब्द आता है स्टार्टिंग में यानी शब्द के पूर्व में, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार का उपसर्ग है, अंतर र लास्ट में हलंत वाला या पूरा वाला। तो इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा है प्रादुर। प्रादुर अंत में यहाँ र हलंत है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो शब्द होंगे उसमें भी र आधा वाला ही होगा। जहाँ र है लेकिन वो संधि युक्त बनता है या नहीं बनता है, और जो शब्द है उसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें आधा र वाला उपसर्ग है या नहीं है। तो प्रादुर से बनते हैं प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। इसी तरह से प्राक। प्राक उपसर्ग है, ये हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का उपसर्ग है लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे बनने वाले शब्द है प्राग ऐतिहासिक, प्राक्कलन और प्रांग मुख। अगला है अलम। अलम। अलम से बनने वाले शब्द है अलंकार, अलंकरण और अलंकृत। ये म है अंत का, जो संस्कृत में अंतिम आधा म होता है वो आधा में हलंत लगाकर लिखेंगे, लेकिन जब किसी शब्द के लगेगा यानी शब्द के बीच में आधा में आता है तो वो अनुस्वार बन जाता है। इसी तरह से कु उपसर्ग है। कु उपसर्ग से बनने वाले हैं कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुसंगति, यानी सभी जो बुरे हैं। यहाँ विपरीत अर्थ दे रहे हैं ये। फिर देखते हैं सत। हलंत वाला त है इसमें, सत्कर्म, सज्जन। अब यहाँ ध्यान देना है। देखो, यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि ये सत उपसर्ग लगा है कर्म शब्द के, लेकिन यहाँ सज्जन है, इसमें त दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये संधि से बना शब्द है, तो जो उपसर्ग है उसे पहचानने के लिए हमें संधि आना भी जरूरी है। तो ये शब्द बनता है सत प्लस जन। इस प्रकार से बनता है। जन शब्द के सत उपसर्ग लगने से बनता है सज्जन। इसी प्रकार से सच्चरित्र, यहाँ भी सत प्लस चरित्र है। सदाचार, सत प्लस आचार। सद्गुण, सत प्लस गुण। ये सब शब्द संधि युक्त शब्द हैं और संधि से बने हुए हैं, यानी जो उपसर्ग निकालने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसका अपना अर्थ होता है। फिर है सम। समतल, समकोण, समकक्ष, समदर्शी। इसमें अंत में म पूरा है और सभी शब्दों में जो सम उपसर्ग है पूर्ण रूप से दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग। अन। अन शब्द है, इसका अर्थ है नहीं। हमें उपसर्ग को ध्यान से देखना है कि कौन सा है। अन न हलंत वाला भी हो सकता है। अन के साथ साथ एक उपसर्ग अनु भी होता है। तो जो शब्द है, शब्द किस प्रकार के बन रहे हैं हमें उन पर ध्यान देना है।
तो यहाँ साधारणतः अन है और ये जो शब्दों में लगा है अच्छे से पहचानने में आ रहा है, अनमोल, अनपढ़, अनजान, अनहोनी आदि। इसी प्रकार से दूसरा है उन। उन का अर्थ है एक कम। ये गिनती के वो शब्द जो एक कम का अर्थ बोध करते हैं। 19, 29, 39, 49। 19 20 में एक कम, 29 30 में एक कम, 39 40 में एक कम और 49 50 में एक कम। भर। भर का अर्थ है भरा, यानी जो फुल हो, भरा हुआ हो। भर पेट, भरपूर, भर सक, भर कम और भरपाई। इसी तरह से बिन उपसर्ग है। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ होता है बिना, यानी किसी चीज़ के बिना। बिन ब्याहा, जिसका ब्याह नहीं हुआ है। बिन खाया, जिसने नहीं खाया है। बिन बोले, जो बोला नहीं है, यानी बिन बोले, बिना बोले ही। अगला है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। जब किसी भी शब्द के आगे सु लगा देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की विशेषता आ जाती है, यानी अच्छाई के बारे में बताया है। जस, जस कैसा, सुजस। सुजान, सुडोल, सुराज। आगे है दू। इस दू का अर्थ होता है दो। इसका अर्थ होता है दो। दुरंगा, दो रंग का। दुनाली, दो नाल वाला। दोपहरी, जो दोपहर का समय होता है, 2 बजे का जो समय होता है वो दोपहरी। और दुबला, जो कमज़ोर होता है, बलहीन होता है, दुबला। या विपरीत अर्थ दिया है। बल का दू लगाने से विपरीत अर्थ है। या अगर इसी तरह का शब्द आ जाए दुर्बल, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग है? यहाँ दू उपसर्ग नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर होगा दुर। तो शब्दों में संधि करके देखें, उपसर्ग को अलग निकाल कर देखें, और उपसर्ग को अलग निकालने के बाद जो शब्द बचता है वो कोई ना कोई अर्थ देने वाला, यानी सार्थक शब्द, मूल शब्द होना चाहिए। अब आगे है चो। चो उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है चार। चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौरंगा, चौपाल, या चार से अर्थ दिया गया है। अब आगे है ओ। औ, जिसे हम औ भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर परीक्षा में आ जाए औ, औ उपसर्ग बताइए, और शब्द दे दिया ओ गुण, और ये आता है निश्चित रूप से, और गलती भी यहीं पे होती है, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम शब्दों में ढूंढ रहे हैं औ उपसर्ग, लेकिन हमें दिमाग भी लगाना है, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके देखना है, उपसर्ग को अलग, मूल शब्द को अलग। यहाँ औ उपसर्ग है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, और शब्द दिए होंगे इस प्रकार के। कुछ शब्द इस तरह से दिए होंगे अवतार, जिसमें तो हम पहचान लेंगे, और कुछ शब्द होंगे इस तरह के। तो ऑप्शन में देखना है, अगर इस तरह का कोई शब्द नहीं मिलता है और इस प्रकार का कोई शब्द मिलता है जिसमें डबल मात्रा हो ओ में, तो वो अव ही होता है, अवगुण में अव उपसर्ग है। अगला है क। क से अर्थ है बुरा। कपूत, कलंक, कठोर इत्यादि, क उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा है कु। ध्यान रखना है, ये क है और ये कु है, इसका अर्थ भी बेकार होता है। जैसे सु लगाने से अच्छा या विशेषता आती है, उसी प्रकार से कु लगाने से बेकार माना जाता है। मतलब कौन सी विशेषता? बेकार वाली विशेषता। कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं हो। कुचेला, कुमाता, कुलक्षणी, ये कु उपसर्ग है, बेकार या बुरे के लिए है। अब है अध। अध का अर्थ है आधा। अध मरा, अध जला, अध कचरा, अध पका। देखो और है उपसर्ग, लेकिन हमने वो उपसर्ग वीडियो में शामिल किए हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिनकी परीक्षा में आने की संभावनाएं अधिक होती है। तो महत्वपूर्ण उपसर्गों को हमने वीडियो में शामिल किया है, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। आगे है विदेशी उपसर्ग। विदेशी से अर्थ है केवल किसी एक ही भाषा के नहीं, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, इनमें सभी उपसर्ग शामिल है जिन्हें हम विदेशी उपसर्ग कह सकते हैं। दर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है में।
में होता है दरअसल, असल में, दरमियान, म्यान में, दरगाह, गाह में, दरवेश, वेश में। तो ये ध्यान रखना है, दर उपसर्ग महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसी तरह से बे, बे का अर्थ है रहित, बिना या रहित। बेघर, घर के बिना या घर रहित। बेवफा, जो वफादार नहीं है। बेदर्द, जो दर्द देने वाला है। बेवजह, बेवजह, जिसकी कोई वजह नहीं है। कम, कम भी उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अल्प, यानी अल्प का अर्थ हम जानते हैं कम। इसी प्रकार से उपसर्ग के रूप में कम है आता है। कमज़ोर, कमबख्त, कमसिन। अगला है हर, प्रत्येक। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दम, हर वक्त, हर रोज़। इसी प्रकार से बद, बद यानी होता है बुरा। बदबू, अब देखो यहाँ मूल शब्द क्या है इसमें, केवल बू, बू आ रही है, यानी किसी भी प्रकार की गंध, महक जो आती है उसको कहते हैं बू आ रही है। अब वो किस प्रकार की है, अगर हमने बद लगा दिया तो बदबू, यानी बेकार वाली गंध। बदनाम, जिसका नाम बेकार हो जाए। बदमाश, बदसलूकी। इसी प्रकार से गैर रहित, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न। गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर कानूनी। इनको पहचानना मुश्किल नहीं है। अगला है नेक। नेक का अर्थ होता है भला। नेक राह, नेक नियत, नेक दिल। तो ये भी आसानी से पहचानने में आ जाएगा। आगे देखते हैं सर। सर भी उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है मुख्य। सरपंच, सरदार, सरकार, सरताज। बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब है हेड, अंग्रेजी का उपसर्ग है। हेड का अर्थ होता है प्रमुख। हेडमास्टर, हेड ऑफिस और हेड बॉय। मुख्य लड़का, मुख्यालय जो होता है, और ये जो प्रधानाध्यापक होता है उनके लिए कहा जाता है हेडमास्टर। प्रधान या प्रमुख एक ही बात है। अगला है हाफ। हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट। इसी प्रकार से सब, सब का अर्थ है उप, जो प्रधान से नीचे होते हैं। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार से ये विदेशी उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग देखें, हिंदी के उपसर्ग देखें, ये जो सभी उपसर्ग हैं वो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखें, और उसके बाद जो अगला वीडियो डाला जाएगा वो उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों का डाला जाएगा, तो आप उनको भी हल करें, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन्हीं तरीक़ों के प्रश्न हम इसमें शामिल करते हैं। तो आप परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने में सावधानी, सुविधा, आसानी रहे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रश्नों के भी वीडियो शामिल करते हैं। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा जो हमने पढ़ाई करी है उसकी। तो आप प्रश्नों का वीडियो भी देखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।